इस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो हैं घटना चक्र की तीसरा चैप्टर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर क्या है? इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। हम उस पर चर्चा करेंगे और इस इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडिया की जो रैंकिंग है हम उन पर ध्यान देंगे। इंडिया की रैंकिंग क्या है, साथ ही में इसकी थीम क्या रही है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और भी अगर उसके जो भी बेसिक्स होंगे यानी मानक होंगे जिसके, यानी जो भी बेसिस होंगे उसके कि ये रिपोर्ट्स किस आधार पर जारी की गई है, तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हैं द सिविल स्पॉन्ज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर दें। और एक चीज़ और, इससे पहले वाला जो हमने अपलोड वीडियो की है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात की है, अर्थात जो भी भारत और विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध रहे हैं हमने उनके बारे में चर्चा की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा 2023 में एक 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति की एक रिपोर्ट निकाली है, यानी इसमें जो है 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 में कौन कौन से हैं उनकी बात की है। और ये इस चीज़ का 20वां संस्करण था, ठीक है। और ये जो है सूची जो है वो 6 श्रेणियों में बांटी गई है। पहला है कि आर्टिस्ट के आधार पर, दूसरा इनोवेटर के आधार पर, तीसरा आपका टाइटन्स के आधार पर, चौथा आपका लीडर्स के आधार पर, और पांचवा आइकॉन्स, और छठवां पाइनर्स के आधार पर यानी मार्गदर्शक के आधार पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहली श्रेणी की, यानी आर्टिस्ट के आधार पर सबसे पहली किसने इसमें शामिल है। तो पहली बात तो यह है कि इसमें 19 व्यक्ति शामिल है। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनने की संभावना बहुत कम है, पर उन्होंने अमेरिकी अभिनेत्री डू बैरोमीर और अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हाइक हैं, इनको आर्टिस्ट के रूप में दिया गया है। ये सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को माना गया है। तो कौन है? मैक्सिकन अमेरिकन अभिनेत्री सलमा हाइके और अमेरिकन अभिनेत्री डू बैरीमोर, ठीक है। दूसरी चीज़, इनोवेटर्स में सबसे आगे कौन है भैया, इसमें भी देख लेते हैं। तो वो है किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे जो है, जो फ्रेंच फुटबॉलर हैं, वो इनोवेटर्स में सबसे आगे हैं। तथा ईगे बेस्ट स्विस्टेक, ये पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ईगा स्विस्टेक, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है पूछने की, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है असाधारण व्यक्ति, यानी जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हों, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो ये पद्म लक्ष्मी नाम की लेडीज़ हैं, जो भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका हैं। लेखिका के साथ साथ में अभिनेत्री भी हैं, मॉडल भी हैं एवं टेलीविज़न होस्ट भी हैं। बहुत बड़ी बात होती है। तो ये टाइटन श्रेणी में सम्मिलित की गई हैं। साथ ही में एलन मस्क, आप सभी जानते होंगे, जो स्पेस एक्स के मालिक हैं और ट्विटर के आज के समय में सीईओ भी हैं, उनको भी इस टाइटन श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। साथ ही में लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, उनको भी शामिल किया गया। देखिए बहुत अच्छी बात है कि एक पद्म लक्ष्मी है, एलन मस्क और लियोनेल मेसी, इनको टाइटन्स की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। लीडर्स में सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें 20 लोग शामिल किए गए, पर जिनमें ओलेना जेलेंस्का, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी हैं, उनको सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में लिया गया है। और वहीं आपके जो बाइडेन जो हैं, वो आपके अमेरिकी राष्ट्रपति, इनको भी सबसे प्रभावशाली में लिया गया है। साथ ही में नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुब। तो पहले तो ये भी क्वेश्चन आ गया कि नाइजीरिया के हाल ही में नए राष्ट्रपति कौन है, तो बोला अहमद तिनुब, इनके बारे में भी लिया गया है। साथ ही में अमेरिकी वित्त मंत्री हैं जैनेट एलन, इनको भी लीडर्स की श्रेणी में सबसे आगे लिया गया है, प्रभावशाली व्यक्ति में लिया गया है, ठीक है। अब आइकॉन श्रेणी में, आइकॉन श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मे भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टाइम 100 की मैगजीन ने सबसे बड़ी बात है आइकॉन की श्रेणी में जो अभिनेता शाहरुख खान है उनको शामिल किया गया है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं पायनियर श्रेणी में यानी मार्गदर्शक के रूप में हमारे जो भारतीय फिल्म निर्देशक हैं एस राजामौली, एस राजामौली को शामिल किया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि अभी एस राजामौली के बारे में आप ये ऑस्कर अवार्ड आएंगे तो उसमें भी बहुत सारी न्यूज़ पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो पायनियर श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक एस राजामौली को शामिल किया गया। अब हाल ही में आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो उसमें फिनलैंड बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो हाल ही में जो फिनलैंड है वो नाटो का 31वां सदस्य बना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो नाटो का 31वां सदस्य बना है, और इसमें नाटो क्या है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी
ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉर्थ अटलांटिक के जितने भी देश हैं वो लोग जो हैं एक दूसरे से ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और जिसमें वो क्या करते हैं कि पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस होता है, जिसमें अगर कोई भी एक देश पर हमला होता है तो वो सभी के सभी देश एक साथ मिलकर के उस देश पर हमला करने की कोशिश करते हैं, बचाव में हमला करने की कोशिश करते हैं। तो यही नाटो है, ठीक है। तो इसी में हाल ही में फिनलैंड जो है, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। ये बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखना। फिनलैंड वही देश है जो रशिया ने इनसे कहा था कि अभी ये शामिल नहीं होना है आपको, अगर हुए तो हम आप पर आक्रमण कर देंगे। तो ये फिनलैंड वही देश है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगी, और साथ ही में इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है हम इस पर भी चर्चा करेंगे, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो नाटो है, ध्यान रखिए, ये नाटो अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था आपके 1949 को, उत्तरी अटलांटिक संधि, यानी 1949 में ये आया था, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। उस समय ये आधारशिला इसकी रखी गई थी, और इस संधि को हम वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, मैं भी पूछने की संभावना है। और इसमें याद रखिए, इसमें टोटल देश कितने सम्मिलित हैं? तो इसमें 31 देश सम्मिलित हैं। ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, एक और इसमें न्यूज़ है कि फिनलैंड ने नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य बना हुआ है, और इससे पहले नॉर्थ मैसिडोनिया है, वो इसका 30वां सदस्य बना था। तो मैं भी पूछा जा सकता है कि 30वां कौन था, 31वां कौन था, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, उसमें इसका मुख्यालय है। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी हाल ही में स्वीडन को भी वॉशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यानी वॉशिंगटन संधि का मतलब क्या है कि नाटो में सम्मिलित होने के लिए स्वीडन को भी बात करने की कोशिश की थी, पर अभी इन्होंने सदस्य बना नहीं है। ये भविष्य में बनने की चांस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाल ही में पार्टनर कंट्रीज जो 4 हैं वो इन्होंने अपनी आकांक्षा घोषित की है, जिसमें से क्या है? बोस्निया है, हर्जिगोविना है, जॉर्जिया है, और स्वीडन है, ठीक है। और यूक्रेन तो आप जानते हैं, यूक्रेन पे रशिया का युद्ध चल रहा है, इसी वजह से तो इसमें शामिल होने की बात थी, ठीक है। और नाटो की सदस्य प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात है आर्टिकल 10, जो नाटो का आर्टिकल 10 है उसके तहत ये प्रावधान शामिल है कि उसी के तहत ये सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब एक और हम रिपोर्ट देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो 2012 में पहली बार जारी की गई थी। याद रखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेन डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क प्रोग्राम ने, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्रीय पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा यह प्रकाशन होता है, ठीक है। और इसमें गैलप बर्ड पोल है, यानी गैलप एक संस्था है, उसके द्वारा बर्ड पोल कराया जाता है, तो उसके माध्यम से डाटा तैयार किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो यूएनएसडीएन की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन सस्टेन डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी जो छोटे एग्जाम है उनमें पूछने की संभावना हो सकती है। और ये हाल ही में इसका 11वां संस्करण जारी किया गया है, और इसमें 6 बेस यानी 6 बेसिक्स हैं, उन पर ये आधारित है। तो वो कौन कौन से हैं? 6 फैक्टर्स हैं, उन पर कौन कौन से आधारित, ध्यान रखिए। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कोई भी राष्ट्र जो है वो खुशहाल कैसे हो सकता है, जिसमें उसकी जीडीपी यानी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अच्छा होगा, जिसका सोशल सपोर्ट बहुत अच्छी होगी, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी होगी, यानी स्वस्थ जीवन प्रत्याशा है वो काफ़ी अच्छी होगी, और जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही में उसकी उदारता की हम बात करते हैं, जेनेरोसिटी की बात करते हैं, और साथ ही परसेप्शंस ऑफ करप्शंस, तो भ्रष्टाचार बोध के बारे में भी हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, 6 फैक्टर हैं, और 6 फैक्टर से यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछने की संभावित चांस नहीं, 99% चांस हैं पूछने के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें सबसे हैप्पीनेस यानी सबसे हैप्पीनेस कंट्री कौन सा है? तो इसमें फिनलैंड ही सबसे हैप्पीनेस कंट्री है, और याद रखिए फिनलैंड ही अभी नाटो का 31वां सदस्य भी बना है। तो सबसे हैप्पीनेस कंट्री कौन है? फिनलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, फिर इजराइल, फिर नीदरलैंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे कम प्रसन्न देश कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य,
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, अफ्रीका पे पड़ता है ये, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा पर बाद में, ठीक है। पर सबसे कम प्रसिद्ध देश कौन सा है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये याद रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़, भारत की रैंकिंग जो है वो 126वां स्थान है इसमें, तो ये याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंकिंग 126 है, और जबकि 2022 में इसकी 136वीं रैंक थी, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए, और हाँ एक चीज़ और याद रखिए, हाँ बस ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ न्यूज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख एवं मयूरभंज, यानी लद्दाख एवं मयूरभंज में है, अभी हाल ही में टाइम पत्रिका ने, टाइम मैगजीन ने 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है। यानी लद्दाख और मयूरभंज में ऐसा क्या था जिसमें 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है। तो चलिए आइए देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो मयूरभंज आपको जानते हैं कि वो उड़ीसा का एक ज़िला है जो मुख्यतः विलक्षण बाघ तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर अलग तरीका के बाघ यानी टाइगर जो है वो अलग तरीका के मिलते हैं, याद रखिए। जिसमें उड़ीसा में ही आप जानते हैं कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है जिसमें काले बाघ पाए जाते हैं, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा काले बाघ जो है वो कैसे किस में पाए जाते हैं, वो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। तो वो कहाँ है? मयूरभंज यानी उड़ीसा में स्थित है, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी एवं बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, ये याद रखिए। और सिमलीपाल में आप देखेंगे उड़ीसा में एक नदी और बहती है जिसका नाम है महानदी, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछने की चांसेस हो सकते हैं। और महानदी पर ही आपकी एक हीराकुंड जो डैम है वो बनाया गया है, हीराकुंड डैम महानदी पर, तो मे भी पूछने की संभावना हो सकती है अगर पूछा जाए तो, ठीक है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क जो है वो काले बाघ पाए जाते हैं। और अभी आपको हाल ही में पता था कि चीता जो है वो नामीबिया, अफ्रीका के नामीबिया से आए थे और एमपी के कूनो नेशनल पार्क में यहाँ पर लेकर के आए थे। तो ये थोड़ी सी चीज़ है वो याद रखिए। अब चलिए एक नेक्स्ट बात करते हैं। और आपको पता है कि जो मयूरभंज है यानी कहाँ? उड़ीसा, तो उड़ीसा का ही एक छाऊ, कौन सा? छाऊ एक डांस है जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है, याद रखिए, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है उसमें शामिल है छाऊ नृत्य। तो आपसे पूछा जा सकता है कि छाऊ नृत्य किस में है, तो वो मयूरभंज में है, ठीक है। अब हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हैं, उन्होंने अपने अल्पाइन भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यानी लद्दाख क्षेत्र जो अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, साथ ही में जो बौद्ध संस्कृति है, बौद्ध कल्चर है उनके लिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और हाल ही में एक चीज़ और देखिए, हाल ही में भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व, कौन सा? फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व हाल ही में लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश हिस्से में स्थापित किया गया है। तो लद्दाख का चांगथांग गांव है, याद रखिए, चांगथांग लद्दाख का हल्ले गांव है, उसमें चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य है, उसमें शामिल किया गया है इसको। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब हम थोड़ा सा एक ये देख लेते हैं कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है वो 2023 में, उसमें क्या हालत है वो देख लेते हैं। यानी टेररिज्म है तो वहाँ क्या चल रहा है। तो याद रखिए कि ये जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है इसे जारी कौन करता है? तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रखिए। और ये इसका 10वां संस्करण था, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ये जारी किया गया था, जिसमें ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स में 2023 के अनुसार 2022 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या 6701 दर्ज की गई है। और ये आंकड़ा जो है 2021 की तुलना में 9% की गिरावट को दर्शाता है। मतलब टेररिस्ट अटैक हुआ है लेकिन उसकी अपेक्षा थोड़ा सा इस बार तब भी हम लोग संभल गए हैं, कोई बात नहीं। अब हाल ही में 2021 की भांति 2022 में भी इस्लामिक स्टेट लगभग 410 आतंकी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप मेंस में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि वहाँ एक टेररिज्म एक
हमारे पास टॉपिक है, तो उसमें इसका रिपोर्ट जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें अभी जो IS है ना, तो IS ध्यान रखना, IS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो IS है वो एक डेडलिस्ट टेरर ग्रुप है, तो वो उसमें आज भी सबसे घातक बना हुआ है, ये इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। साथ ही में इन्होंने ये भी जारी किया है कि जो भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर, कुल 71 देश हैं जिसमें आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी ये टेररिस्ट इसमें ग्रुप जो है शामिल ही नहीं होता है, तो टेररिस्ट अटैक ही नहीं हो रहे हैं वो। उसमें एक तो हमारा भूटान है, दूसरा चीन है, कुवैत है, ओमान है, सिंगापुर है और सभी देश हैं, ठीक है। लेकिन आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष देश कौन से हैं, तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान है। आप जानते हैं अफगानिस्तान में टेररिस्ट अटैक हुआ ही था, ठीक है। फिर बुर्किना फासो है, फिर सोमालिया है, फिर माले है, फिर सीरिया है, ठीक है। तो ये देश हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी आपको क्या करनी है, आपको कैपिटल भी याद रखनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैपिटल भी याद रखना। बुर्किना, जैसे बुर्किना फासो है, इसकी कैपिटल क्या है, सोमालिया की क्या है, माले की क्या है, और सीरिया की क्या है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है पूछने की, पूछ सकता है आपसे। और साथ ही में ये वो देश हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये इनमें एक चीज़ और देखना आप लोग कि जितना भी मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से यानी भूमध्य सागर से जितने भी लगे हुए देश हैं उनकी एक बार लोकेशन देख लेना, क्योंकि बनने के चांस वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। चलिए, अब आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स देशों का स्थान, यानी ब्रिक्स देश में यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना में जो देश हैं, और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन देशों में सबसे ज़्यादा जो है कौन प्रभावित हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है वो है आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है कौन सा, भारत। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है भारत ब्रिक्स देशों में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसकी रैंकिंग 13 आई है। चलिए कोई बात नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो आपसे पूछा सकता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो वो 13वीं है, ठीक है। अब एक और हम देख रहे हैं, तो इसमें एक हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022, यानी सबसे बड़ी बात क्या है कि इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र नामक रिपोर्ट जारी की गई है, और वो भी सिप्री की रिपोर्ट होती है ये, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा ये जारी की गई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2013 से 17 की तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई है। तो थोड़ा सा ये डाटा आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पढ़ने की संभावना है। अब चलिए इसके ऊपर क्या फैक्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व के सबसे 5 बड़े हथियार यानी आर्म एक्सपोर्टर, सबसे बड़े हथियार निर्यातक कौन कौन से हैं, तो आप देखिए इकनॉमी जो है अमेरिका की तो इसी आर्म्स पे ही डिपेंड करती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी, ये 5 ऐसे सबसे बड़े देश हैं जो आर्म एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। वहीं आपकी संयुक्त रूप से ये 5 देश हैं 18 से 22 में जो निर्यात के 76% के लिए उत्तरदायी है। ये ध्यान रखिए, ये डाटा 76% बनने की संभावना हो सकती है, 76% के लिए उत्तरदायी हो सकता है। वहीं 2018-22 में विश्व में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका का, यानी अमेरिका का अगर देखा जाए तो वो जीडीपी का 40% जो है वो निर्यात करता है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यातक कौन है, वो अमेरिका है। तो याद रखिए, ये भी आपसे सीक्वेंस पूछा सकता है कि USA है, रशिया है, फ्रांस, चाइना और जर्मनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक, यानी हम बात करें आर्म्स इंपोर्टर की, तो वो सबसे ज़्यादा कौन सबसे ज़्यादा मंगाता है, मतलब अपने देश के पास में कौन मंगाता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा मंगाता है भारत, उसके बाद सऊदी अरब, फिर कतर, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से इनकी हिस्सेदारी 36% है, ये ध्यान रखिए। और भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। क्या है, भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, ये आप ध्यान में रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए, भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 45% है, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्ट कहाँ से करता है, तो वो रूस से करता है। जो रूस जो है वो सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, हथियार देने वाला देश है भारत को, तो वो कौन है, रूस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसी दौरान यानी 18-22 का जो डाटा है उसमें आपूर्ति करने वालों में
फिर दूसरे नंबर पर फ्रांस आता है, फिर तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है। कहने का मतलब है कि हम सबसे ज़्यादा जितने भी आर्म्स हैं वो रशिया से इंपोर्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद फ्रांस से करते हैं, फिर अमेरिका से करते हैं। तो ये डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, मे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 95 ऑस्कार अवार्ड। तो पहले तो ये देखिए कि ये ऑस्कार पुरस्कार कौन सा था, 95 था, 95 था। तो ये पूछने की संभावना आपसे है, ये आप ध्यान में रखना। और इन अवार्ड को अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बार ऑस्कार जो है वो 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूसवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया था। तो मे भी ये पूछा सकता है कि पहली बार ऑस्कर अवार्ड कहाँ हुआ था, तो वो कैलिफोर्निया में हुआ था। और कब हुआ था, तो 16 मई 1929। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिए, और ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो यहाँ पर एम्पेड्स है यानी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस है, इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ हम बात करते हैं, अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं जेनेट यांग। इस एम्पेड्स के जो अध्यक्ष हैं वो जेनेट यांग हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, कैलिफोर्निया में, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी ऑस्कर अवार्ड जहाँ प्रदान किए जाते हैं तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, कैलिफोर्निया, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में कहाँ पर हमने अभी कहाँ पर जो है अकेडमी अवार्ड की यानी ऑस्कर अवार्ड की हाल ही में कहाँ पर हमने घोषणा की थी, तो डॉल्बी थिएटर है जहाँ लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स यानी कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स है, उसमें डॉल्बी थिएटर है, और डॉल्बी थिएटर में ही ये अवार्ड की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाल ही में 95th ऑस्कर अवार्ड जो है वो सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुए थे। यानी सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड किसको मिले हैं, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, ये आपकी ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली फिल्म जो है उसको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि मल्टीवर्स जो है जिसमें कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो वो है आपकी मल्टीवर्स। और सबसे ज़्यादा किस फिल्म को मिले हुए हैं, तो वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, इसी फिल्म के लिए मतलब किसके लिए, मल्टीवर्स के लिए डैनियल क्वान और डैनियल स्किनर ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर के रूप में डैनियल क्वान और डैनियल स्किनर ने पुरस्कार जीता है। ठीक है, वहीं मलेशियाई की यानी मलेशिया देश की जो अभिनेत्री हैं उनका नाम है मिशेल यो। मिशेल यो को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए यानी जिसको 11 पुरस्कार मिले हुए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, मिशेल येव, जो मलेशियाई अभिनेत्री है। ठीक है, वहीं और सबसे बड़ी बात है कि मिशेल येव जो है वो पहली एशियाई महिला हैं जिन्होंने ये ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मैं भी पूछने की संभावना है। ठीक है, अब चलिए ये तो अभिनेत्री थी, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है अमेरिकी साइकोलॉजिक ड्रामा था द वेल, उसके कौन है जो जिन्होंने ये पिक्चर बनाई थी यानी जो एक्टिंग की थी वो थे ब्रैंडन फ्रेजर। ठीक है, तो ब्रैंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये ध्यान रखना। और ये फिल्म कौन सी थी, द वेल। ठीक है, चलिए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट यानी जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया गया है। यानी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है किसे मिला गया है, तो जर्मनी की फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी ये सब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मुझे इतना ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं लगा। पर अब हम देखते हैं कि भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण क्या रहा है कि इसमें जब कार्तिकेय गोंसाल्विस हैं उनके द्वारा डायरेक्टेड फिल्म की गई द एलिफेंट विस्पर्स। आप सभी जानते हैं कि द एलिफेंट विस्पर्स को हाल ही में क्या मिली है, ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। और वो कैसी है, एक शॉर्ट फिल्म है, उसको मिला हुआ है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ
डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला गया है, तो भारत के लिए ये ऐतिहासिक क्षण भी रहा है। और ये किसने निर्देशित की थी, तो ये की थी कार्तिकी गोंसाल्विस ने, और पिक्चर का नाम क्या है, द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही में एक चीज़ और देखिए, भारत के लिए ऑस्कार पुरस्कार पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया। उन्होंने मतलब कहने का मतलब है कि जो एस राजामौली है, तो एस राजामौली को हाल ही में तेलुगु फिल्म थी RRR, ठीक है, तो RRR आप सभी जानते हैं, जिसमें रामचंद्र और जूनियर NTR साहब ने वर्क किया है, एक्टिंग की है। तो उसमें एक गाना था नाटू नाटू। नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत यानी सबसे बड़ी बात है ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे यहाँ पर 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। एक शॉर्ट फिल्म मिली है, वो है आपकी डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है एलिफेंट विस्पर्स, जो कार्तिकी गोंसाल्विस ने बनाई थी। और ये है एस राजामौली, जिनको तेलुगु फिल्म है RRR, उसका सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नाटू नाटू गीत के जो संगीतकार थे वो कौन थे, तो एम एस कीरावानी जो हैं वो इनके संगीतकार थे। ठीक है, और साथ ही में एक चंद्रबोस थे, यानी दोनों ने मिलकर ये गाना गाया है, तो उन्होंने ही पुरस्कार ग्रहण भी किया है, ध्यान दीजिए। ठीक है, साथ ही में इसी नाटू नाटू फिल्म को यानी नाटू नाटू गाने को 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2023 में था, यानी 2023 में 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी हुआ था, उसको बेस्ट सॉन्ग के रूप में, मोशन पिक्चर के रूप में नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछने की संभावना हो जाती है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और यहाँ देखते हैं कि 95th ऑस्कार पुरस्कारों में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को ऑस्कार प्रेजेंटर में शामिल रही हैं, यानी ऑस्कार जो प्रस्तुत करता है, यानी ऑस्कार जो अवार्ड है वो देते हैं, उसमें दीपिका पादुकोण को सम्मिलित किया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इससे पहले इस ऑस्कार मंच पर 1980 में पहली भारतीय अभिनेत्री परसिस खम्बाटा, तो परसिस खम्बाटा 1980 में पुरस्कार प्रदान करने वाली पहली थी। और इससे के बाद 2016 में ऑस्कार प्रस्तुतकर्ता में दूसरी भारतीय प्रियंका चोपड़ा रही, यानी दूसरी भारतीय महिला थी वो प्रियंका चोपड़ा थी 2016 में, जिन्होंने ऑस्कार प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स जारी किया गया है, ध्यान देना, लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके लिए दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है, यानी विश्व में कितनी समृद्धि हुई है और साथ ही में जो ह्यूमन की फ्रीडम है उसका कितना बढ़ावा हो रहा है, तो हम उसकी बात करते हैं या उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो रिपोर्ट जो है लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स जारी करती है। ठीक है, तो यह सूचकांक का 16वां संस्करण था, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 12 कॉलम दिए गए हैं, यानी प्रॉस्पेरिटी के, किसके, समृद्धि के 12 कॉलम दिए गए हैं, उस पे आधार पर ये निकालता है। तो कौन कौन से, एक तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, पर्सनल फ्रीडम है, गवर्नेंस है, सोशल कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है, एंटरप्राइज कंडीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट एक्सेस है, इकोनॉमिक क्वालिटी है, लिविंग कंडीशन है, हेल्थ, एजुकेशन, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये जो 12 इंडिकेटर है, इसके माध्यम से देखते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, यानी समृद्धि है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कि सबसे ज़्यादा विश्व समृद्धि सूचकांक जो है उसमें सबसे ज़्यादा समृद्धि किसकी हुई है, तो ये डेनमार्क की हुई है। तो ये आप ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन में पूछने की संभावना हो जाती है। और साथ ही में सबसे अंतिम बिंदु पर दक्षिण सूडान आया है, कौन आया है, दक्षिण सूडान, साउथ सूडान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और भारत को इसमें 103वां स्थान मिला है, ये ध्यान रखिए, जिसमें पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, मैं भी पूछ सकता है। तो क्षेत्र की बात करें, अगर देश की बात करें तो वो आपका डेनमार्क आ गया है, और वहीं अगर हम क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी यूरोप आ गया है, और भारत की इसमें 103वीं रैंक है। ठीक है, चलिए अब हाल ही हम देखते हैं कि द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी इकोनॉमिक फ्रीडम के ऊपर इंडेक्स एक जारी किया गया है,
और वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो एक वॉशिंगटन डीसी में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जारी किया जाता है और यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं क्या ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है या वार्षिक रिपोर्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ईयरली है, यानी एक साल में एक बार रिपोर्ट जारी की जाती है और पहली बार इसका प्रकाशन जो है 1995 में हुआ था। चलिए, अब सबसे बड़ी बात है कि यह चार जो व्यापक नीतिगत क्षेत्र हैं, यानी चार व्यापक नीतिगत क्षेत्र हैं, उस पर जारी करते हैं इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो पहला क्या है, जिसमें पहला है रूल ऑफ लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ में क्या क्या आते हैं, तो संपत्ति का अधिकार है, सरकारी सत्यनिष्ठा है, न्यायिक प्रभावशीलता है, इसके आधार पर जारी किया जाता है। वहीं सेकंड क्या है, सरकार का आकार, यानी गवर्नमेंट का आकार कैसा है, तो देख लेते हैं सरकारी खर्च कितना हो रहा है, कर का बोझ कितना हो रहा है और राजकोषीय स्थिति किसकी है। तो समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट ये आपकी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही में रेगुलेटरी एफिशिएंसी, यानी व्यवसायिक स्वतंत्रता जो है वो कितनी है, श्रम स्वतंत्रता है वो कितनी है, मौद्रिक स्वतंत्रता कितनी है, और साथ ही में ओपन मार्केट, व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता कितनी है। अब ध्यान देखिए, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, अब इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जितना अच्छा होगा तो उतना ही अच्छा जो होगा इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, यानी दूसरा देश इसी इंडेक्स को देखते हुए आपके यहाँ अट्रैक्शन होता है, किसी देश के अंदर अट्रैक्शन होता है और वो यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हाल ही में इसका 29वां संस्करण था और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर, यानी सबसे ज़्यादा आर्थिक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है किसने सबसे ज़्यादा ग्रहण किया है, तो वो चार देश हैं। एक है आपका सिंगापुर, एक है स्विट्ज़रलैंड, एक आयरलैंड और एक ताइवान। देखिए, ताइवान ने भी बहुत अच्छा स्कोर हासिल किया है, यानी 80 से अधिक इसने हासिल किया है। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक फ्री श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम आते हैं कि जो भारत, ब्राज़ील और रूस हैं, भारत, ब्राज़ील और रूस हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि ये मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में इनको रखा गया है, यानी 50 से 59.9 इनका स्कोर रहा है। तो इस श्रेणी में, यानी जो गैर स्वतंत्र श्रेणी है उस श्रेणी में रखा गया, तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है मेरे हिसाब से। वहीं इस सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। तो ये कितनी बड़ी बात है, सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी आई है, 131वां स्थान आया है। तो भारत की रैंकिंग कितनी है, 131वां स्थान, ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम देखते हैं कि भारत, और ये कह रहा है कि द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल। तो देखिए, एक ये मिशन है, कौन सा है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, इसको हम लिखते हैं AIM4C। तो देखिए यहाँ पर आ गया है क्या, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन और फोर वाला फोर है, ये फोर वाला फोर है, तो ये 4C मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, तो AIM4C जो है वो किसकी पहल है, तो इसमें यूएसए और यूएई की एक पहल है, ये याद ध्यान रखिएगा। जो इस पहल की शुरुआत जो है कहाँ हुई थी, तो ये COP26 2021 में COP26 हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, तो ये यूके के ग्लासगो में हुआ था। कहाँ हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी पूछने की संभावना होती है, क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट जो है वो यूएसए और यूएई की एक संयुक्त पहल है, जिसको ग्लासगो यानी COP26 में इस पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस बात के लिए। ठीक है, अब साथ ही में इस AIM4C के लिए 5 वर्ष निर्धारित किए थे कि 5 वर्ष में हम बहुत सारा निवेश जुटाएंगे और जलवायु स्मार्ट कृषि करेंगे, खाद्य प्रणालियों में नवाचार करेंगे और उस चीज़ के लिए हम समर्थन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके। यानी अगर हम जलवायु स्मार्ट कृषि करेंगे और खाद्य प्रणाली, यानी ऑब्वियस सी बात है खाद्य प्रणाली होगी, अगर उसमें नवाचार करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी वैश्विक भूख है
तो उसकी समस्या को हम कम कर सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन दोनों गवर्नमेंट ने यानी अमेरिका और यूएई ने ये रिपोर्ट जारी की, ये मिशन लॉन्च किया है। देखिए क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसमें। AIM-4C आपसे पूछा जा सकता है कि AIM-4C जो है वो हाल ही में किस देशों का मिशन है ना। तो इसमें आएगा कौन। अब दूसरी एक और क्वेश्चन ये है कि भारत का आशय पत्र हस्ताक्षर कर AIM-4 शामिल हो गया है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि भारत 2023 में इसमें शामिल हो गया है। इसलिए हेडिंग ली थी क्या कि भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। ठीक है, तो भारत AIM-4C में शामिल हो गया है, सबसे बड़ी बात है। और अभी तक AIM-4C में 47 सदस्य हैं। याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जितना भी USA और इवन दो UK से संबंधित जितने भी घटनाएं होती हैं वो UPPCS जो है बहुत ज़्यादा पूछता है। मैंने ये नोटिस किया है कि जितना भी USA और UK से संबंधित घटनाएं होंगी वो UPPCS बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में AIM-4C ने जो पहल थी उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है कितना 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्होंने निवेश जो है वो हासिल कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो ये अच्छी बात है। और ध्यान रखिए भारत इसमें शामिल हो गया है। चलिए अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ध्यान रखना US चैम्बर ऑफ कॉमर्स उस द्वारा जारी किया जाता है क्या, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि हाल ही में इसमें शीर्ष देश में कौन कौन है। तो वो USA है, दूसरा UK है और तीसरा फ्रांस है। यानी इंटेलेक्चुअल यानी कोई भी चीज़ है वो बौद्धिक स्तर पर अगर देखी जाए तो एक नई इनोवेशन चीज़, कोई नया आइडिया जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, तो वो USA में, फिर यूनाइटेड किंगडम में, फिर फ्रांस में। ठीक है, और सबसे अंतिम देश कौन से हैं, तो वेनेजुला है, रसिया है और अल्जीरिया है। ठीक है, तो वेनेजुला, रसिया, अल्जीरिया है, तो ये सबसे अंतिम देश हैं, ध्यान दीजिए। और हाल ही में भारत जो है वो इसमें 42वें नंबर पर शामिल हुआ है, यानी 42nd नंबर पर स्थान लिया है इसमें, किसमें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ठीक है, चलिए, और इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जिसका सचिवालय जो है बर्लिन यानी जर्मनी में है। और ये पहली बार 1995 में अस्तित्व में आया था। तो में भी क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मतलब ये बताता है कि करप्शन कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। चलिए अब इस सूचकांक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस सूचकांक में 0 से 100 अंकों तक विस्तारित पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जहां 0 का अर्थ है कि सर्वाधिक भ्रष्ट यानी हाईली करप्ट, यानी ऑब्वियस सी बात है जिसका 0 स्कोर होगा यहाँ पर तो वो दिखाई देगा कि हाईली करप्ट है, यानी इसका मतलब है कि 0 से 1 2 3 4 5 तक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ करप्शन ज़्यादा है, और वहीं स्कोर 99 100 तक पहुँचेगा तो वहाँ पर करप्शंस कम है। ठीक है, याद रखिए। और 100 का अर्थ होता है कि सर्वाधिक ईमानदार, वेरी क्लीन। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं हाल ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क बहुत बाजी ले जा रहा है। ठीक है, तो डेनमार्क जो है वो शीर्ष स्थान पर है, जबकि सोमालिया सबसे निचले स्थान पर है। सोमालिया अफ्रीका का कंट्री है, सोमालिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाबा अल मलदेव संधि वगैरह वहीं है, ध्यान दीजिए। तो ये मैं सब बताऊंगा आप लोगों को। तो डेनमार्क जो है वो उसका सबसे शीर्ष स्थान पर है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, और भाई सोमालिया जो है सबसे निचले स्थान पर है। अब चलिए ये देख लेते हैं कि सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश कौन से हैं। तो सबसे पहले डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। ठीक है, अभी मैं आपको न्यूजीलैंड की बताता हूँ कि न्यूजीलैंड में हाल ही में भूकंप आया था, और इवन दो CDS ने भी 2023 में क्वेश्चन पूछा है यहाँ से न्यूजीलैंड से। ठीक है, न्यूजीलैंड से, और उन्होंने पूछा है प्लेंटी बे।
प्लेंटी की खाड़ी, ठीक है। तो प्लेंटी वे जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो न्यूजीलैंड में स्थित है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कुक स्ट्रेट भी जो है वो भी कहाँ है, तो वो भी आपकी न्यूजीलैंड में स्थित है। तो न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा लोकेशन देख लेगा आप लोग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और क्योंकि लगातार यूपीपीसीएस भी जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही में न्यूजीलैंड, इन दोनों देशों से कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं भी पूछने की संभावना हो सकती है। आप लोग होशियार हैं, आप लोग समझदार हैं, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अब सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 3 देश इसमें कौन कौन से आते हैं, तो सोमालिया आता है, सीरिया आता है और साउथ सूडान आता है। भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है, यानी भारत थोड़ा सा बैलेंस में है कि मे भी करप्शंस भी है और कम करप्शन भी है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान दे लेते हैं। तो भारत 40वां स्थान है भारत का, वो सॉरी 40 स्कोर के साथ 85वां स्थान है, 85वां स्थान है इसका, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं वासेनार एग अरेंजमेंट। ध्यान रखिए, भारत जो है वासेनार एग्रीमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है ये हम देख लेते हैं पहले तो वासेनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यानी सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है, यानी अपने इच्छा के अनुसार हम निर्यात में नियंत्रण कर सकते हैं, पर किन में, जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। यानी वासेनार व्यवस्था जो है, जो डबल यूज़ गुड्स हैं, यानी पारंपरिक हथियार हैं, उनको दोबारा से यूज़ न किया जाए, उसकी निगरानी करता है कौन, वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार एग्रीमेंट, जिसमें भारत भी इसमें शामिल हो गया है। तो वासेनार जो है द हैग नीदरलैंड में स्थित है और यह समझौता 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था, ठीक है। और इसका सचिवालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है और अभी तक इसमें 42 सदस्य हैं और 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना था। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटेस्टली बना हुआ है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। और साथ ही में इसके 4 संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट मेंबर हैं, 4 स्थायी सदस्य हैं, रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूके। इसका मतलब कौन इस व्यवस्था में शामिल नहीं है, तो चाइना इस व्यवस्था में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हाल ही में वासेनार की जो अध्यक्षता है वो भारत को सौंपी गई है, तो ये बहुत बड़ी बात है, मे भी क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा हो सकती है। और अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल जो है भारत के पास है। भारत ने आयरलैंड से वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की थी, यानी आयरलैंड से, ऑब्वियस सी बात है कि आयरलैंड से ही इसने वासेनार व्यवस्था की पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की थी, यानी पहले आयरलैंड था, फिर अब ये भारत हो गया, ठीक है। तो यह प्रथम अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना है, यानी किसका, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब इसमें और कौन कौन से हैं, तो वो है आपके जांगर कमेटी। तो जांगर कमेटी में जो एनपीटी एक्सपोर्ट कमेटी है के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें 39 सदस्य हैं और भारत इस समिति का सदस्य नहीं है। तो मैं भी आपसे ये पूछ सकता है कि जांगर समिति का भारत सदस्य है या नहीं है, ठीक है। साथ ही में न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनएसजी, तो एनएसजी ये क्या है कि यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है। किसका है, परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसमें 48 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है। वहीं ऑस्ट्रेलिया समूह जो है, यह एक विश्व देशों का एक अनौपचारिक मंच है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, ध्यान दीजिएगा। और 2018 में भारत इस समूह का सदस्य बना था, ऑस्ट्रेलिया। यानी देखिए, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, तो पहले तो ये जान लीजिए कि एनएसजी जो है या एनपीटी है, तो ये ऐसे ग्रुप है जिसमें बाइंडिंग होता है। क्या होता है, बाइंडिंग होता है, कि मतलब या तो आपको करना ही पड़ेगा या तो कोई और चॉइस नहीं है, आपको हर हालत में करना पड़ेगा, है ना। तो ये बाइंडिंग होता है। तो बाइंडिंग में भारत किसी में शामिल नहीं हुआ है, जैसे एनएसजी है, ठीक है, जैसे एनपीटी है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं एमटीसीआर।
तो MTCRB जो है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, MTCR, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और वर्ष 2016 में भारत इस समूह का सदस्य बना था और इसकी सदस्य संख्या 35 है। तो ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है, एक बार आप लोग और पढ़ लीजिए डिटेल से, और बाकी का मैं जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाऊंगा तो मैं भी इसमें आपको सारी चीज़ें ये क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। तो ध्यान दीजिए ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है वो किस आधार पर जारी किया जाता है कि व्यक्ति यानी व्यक्तिगत, पर्सनल, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर ये जारी किया जाता है। यानी व्यक्ति की, नागरिक की और आर्थिक स्वतंत्रता वो क्या है क्या नहीं है हम उसके आधार पर जारी करते हैं। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वॉशिंगटन DC यानी USA का कैटो इंस्टीट्यूट है और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं शीर्ष देश कौन से हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। तो स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है और एस्टोनिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। और शीर्ष दक्षिण एशियाई देश में, यानी सिंपल सी बात है, अगर हम दक्षिण एशियाई देश की बात करें तो भारत की रैंकिंग सिर्फ 10 है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। चलिए अभी हाल ही में ईरान जो है CSW से बाहर हुआ है। CSW यानी कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ध्यान दीजिए कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ईरान इससे बाहर हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित है और यह एक वैश्विक अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, ये याद रखिएगा CSW। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और ये इकोसोक का एक फंक्शनल कमीशन है। इकोसोक ये एक यूएन की एक बॉडी है, यानी यूएन की एक शाखा है, यूएन की एक काउंसिल है, जिसके माध्यम से इसका ये फंक्शनल कमीशन है, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो हुआ क्या था, हुआ ये था, देख लेते कि हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, होने से पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए कि इस ग्रुप में फंक्शनल कमीशन में इसमें किसके आधार पर चुनाव जो है यानी किया जाता है, तो सदस्य राष्ट्रों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि, ठीक है, इस आयोग में शामिल होता है। जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनका एक प्रतिनिधि इस आयोग में शामिल होता है, जिसका चुनाव आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा यानी इकोसोक द्वारा समान भौगोलिक वितरण, समान इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर किया जाता है और सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। भारत भी CSW का सदस्य है, जिसका कार्यकाल वर्ष 2025 तक है। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हाल ही में ईरान को जो है वो ईरान का कार्यकाल 2026 तक था, पर इसे बाहर क्यों किया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने महिलाएं जो हैं, महिलाओं की स्थिति पे बड़ा दिक्कत हो गई थी ईरान में। और महिला कौन थी? 22 वर्षीय ईरानी महिला थी जिसका नाम था महसा एमनी। तो उसको मॉरलिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। ठीक है, यानी ईरान की पुलिस थी तो उसके द्वारा इसे हिरासत में लिया गया। और सबसे बड़ी बात थी कि हिरासत में क्यों लिया गया, क्योंकि इन्होंने हिजाब नहीं पहना था। तो हिजाब न पहनने के कारण इन्हें हिरासत में लिया गया था और उसी दौरान उस हिरासत में इनको इतना पीटा गया जिससे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसलिए इस स्टेटस को देखते हुए कमीशन ऑफ कौन सा, कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन जो इकोसोक का फंक्शनल कमीशन है, इसके तहत ईरान को हाल ही में इससे बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए यूएन में इसके ऊपर एक मतदान हुआ था, जिसमें से 8 देश थे जो विपक्ष में वोट दिया था और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में 29 देशों ने मतदान किया था। तो 8 देश विपक्ष में कौन थे, जिसमें बोलिविया था, चीन था, कजाकिस्तान था, निकारागुआ था, नाइजीरिया था, ओमान, रूस, जिम्बाब्वे। ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है। पर भारत सहित 16 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का प्रकाशन जो है IMD द्वारा किया गया है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा किया गया है। तो अब ये देख लेते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंक दिया क्यों जाता है। तो किसी देश की अपनी घरेलू प्रतिभाओं की कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का
मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का भी आकलन किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022। अब देख लेते हैं इसमें शीर्ष देश कौन से हैं। तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, आइसलैंड है, याद रखिए, और जिसमें स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत में इसकी रैंकिंग जो है 52 रैंक है, कितनी है, 52 रैंक है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देख लेते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, इसमें क्या हुआ है देख लेते हैं। तो टाइम ने जो टाइम है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है टाइम मैगजीन, उसके द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है कि जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है उसमें किसको किया गया है, तो जेलेंस्की, यानी व्लादिमीर जेलेंस्की जो है उन्हें हाल ही में इस टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसको, यूक्रेन की स्पिरिट ऑफ यूक्रेन किसको माना गया है, व्लादिमीर जेलेंस्की को। ठीक है, ध्यान दीजिए, और साथ ही में उनकी साहस और वीरता के लिए, साहस और वीरता के लिए चेक गणराज्य ने उन्हें द ऑर्डर ऑफ द वाइट लॉइन, द ऑर्डर ऑफ वाइट लॉइन से सम्मानित किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, द ऑर्डर ऑफ द वाइट लॉइन से सम्मानित चेक गणराज्य किसे किया गया है, तो साहस और वीरता के लिए किसे किया गया है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। ठीक है, ध्यान दीजिए, और हाल ही में एक चीज़ और याद रखिए, हाल ही में एक समूह 150 मिलियन वर्ष पुराना जो है, पोलैंड के जीवाश्म विज्ञानियों के एक समूह ने फेदर स्टार के जीवाश्म, यानी एक 150 मिलियन वर्ष पुराना फेदर स्टार है, उसके जीवाश्म मिले थे। ठीक है, तो उसका जो नामकरण हाल ही में किया गया है वो किसके, व्लादिमीर जेलेंस्की के नाम पर उसका नाम घोषण किया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फेदर स्टार जो है वो समुद्री जीवों की एक विलुप्त प्रजाति है, यानी हाल ही में समुद्री जीवों की एक विलुप्त प्रजाति जिसका नाम है फेदर स्टार, उसे पोलैंड के जीवाश्म वैज्ञानिक उन्होंने खोजा था, जो 150 मिलियन वर्ष पुराना था। उसका नामकरण जो है किसके, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। ठीक है, और देख लेते हैं अभी हाल ही में हीरोज़ ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो द वुमेन ऑफ ईरान है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ द ईयर तो ब्लैक पिंक है, एथलीट ऑफ द ईयर एरन जज है, अमेरिकी बेसबॉल, आइकन ऑफ द ईयर मिशेल यो जो मलेशियाई अभिनेत्री हैं। ये ध्यान दीजिए, ये सब कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। चलिए अब देखते हैं फोर्ब्स की, यानी फोर्ब्स की जो 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं हैं उनकी सूची हाल ही में जारी की गई है, तो उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, याद रखिए, यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेन, जर्मनी शीर्ष पर है, उर्सुला वॉन डेर लेन वो शीर्ष पर है, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्डे वो दूसरे स्थान पर हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वो तीसरे स्थान पर हैं। तो यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन सी, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये शीर्ष स्थान पर हैं। ध्यान दीजिए, वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। ठीक है, अब याद रखिए, यूएसए की टेलर स्विफ्ट, कौन सी, यूएसए की टेलर स्विफ्ट है वो सबसे युवा शक्तिशाली महिला है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही में सबसे उम्रदराज महिला जो है यूएसए की नैन्सी पेलोसी है। ठीक है, वहीं विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री को पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देखते हैं कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, बुल्गारिया से है, और वो IMF की निदेशक हैं। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बनने की संभावना में भी है, पूछे जाने की संभावना है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये इसकी 12वां रैंक है, और ये बुल्गारिया देश से संबंधित हैं, और हाल ही में ये IMF की निदेशक हैं। ठीक है, साथ ही में जैनेट येलेन है, वो अमेरिका देश से संबंधित हैं, और अमेरिका की वित्त मंत्री की ट्रेजरी सेक्रेटरी है। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है ट्रेजरी सेक्रेटरी, तो वो अमेरिका की है जैनेट येलेन। ठीक है, बाकी और सब तो ठीक ही है। बाकी अब थोड़ा सा भारत के देख लेते हैं, भारत में क्या स्थिति है। तो जो 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिला हैं तो उनमें 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उनको हाल ही में 36वें स्थान पर रखा गया है।
और इस उन्होंने चौथी बार इस सूची में जगह बनाई है वित्त मंत्री साहब ने, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और SCL की चेयरपर्सन है रोशनी नडार मल्होत्रा, उनका 53वां स्थान है। वहीं सेबी की अध्यक्ष हैं माधुरी पुरी, उनका 54वां स्थान है, माधुरी पुरी, ठीक है, माधवी पुरी। और वहीं सेल की अध्यक्ष हैं सोमा मंडल, उनका 67वां स्थान है। वहीं बायोकॉन की संस्थापक कौन है, किरण मजूमदार, उनका 70वां स्थान है। तथा नायका की संस्थापक और CEO फाल्गुनी नायर को 89वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो BBC द्वारा 100 प्रेरक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें उनकी थीम थी प्रगति। क्या थीम थी? प्रगति, प्रोग्रेस, ये ध्यान दीजिएगा। इस सूची में इस सूची उनके लिए ज़्यादा जारी किया गया है कि जिस सूची ने सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रही हैं, यानी इंटरनेशनल मीडिया में ट्रेंड रही हैं, उनकी ये सूची जारी की है। तो जिसमें प्रियंका चोपड़ा, सिरसा बंदाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, स्नेहा जवाले सामाजिक कार्यकर्ती हैं, गीतांजलि श्री लेखिका को भी शामिल किया गया है। तो ये 4 इस प्रकार की महिलाएं, ये ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो आज इसको हम यही समाप्त करते हैं, या एक और रिपोर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम नई से करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, जो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये इसलिए जारी की जाती है कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली सिटी कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा कॉस्टली सिटी जो रहने के लिए है वो कौन सी है, वो रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे ज़्यादा रिचेस्ट रहने के लिए शहर कौन सा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क शहर है, जो सबसे ज़्यादा कीमत के लिए है, ठीक है, कीमतों के रूप में चुना गया है, सबसे महंगा शहर है। और वहीं सिंगापुर और न्यूयॉर्क को विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वहीं दमिश्क सीरिया, यानी दमिश्क सीरिया में है, विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है। तो ये याद रखिए, सबसे सस्ता शहर कौन सा है, दमिश्क सीरिया, ठीक है। और वहीं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट, यानी विश्व के अन्य किसी शहर की तुलना में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट, यानी सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो कराकस वेनेजुएला में दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही में बंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछने की संभावना हो सकती है, तो ध्यान दीजिए। तो 172 शहरों की रैंकिंग में भारतीय शहरों का स्थान बंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, पर उससे पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जस्ट आज ही अपडेट कर देता हूँ, अभी अपडेट कर देता हूँ। और आप लोग जो है 10 पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अब हमारे सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिए, इसका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना सिलेक्शन ले लीजिए। थैंक यू सो मच।